जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारी क्लास फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित रहेगा। क्लास 12 फिजिक्स के बेस पे आज का हमारा टॉपिक एक बेहतरीन क्वेश्चन के रूप में आप सभी की स्क्रीन पर रखा हुआ है। चैनल पर पहली बार कोई भाई या बहन विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिल सके। तो चलिए आज हम समझते हैं कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कौन कौन से नियम हमारे यहाँ पर जानना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, पहले हम यहाँ पर कुछ बातें आप सभी के सामने यहाँ पर रखना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर अनेकों प्रयोग किए। मतलब जो माइकल फैराडे साहब थे, इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर कई प्रयोग किए और इन्हीं प्रयोगों से प्राप्त परिणामों को दो नियमों के आधार पर विभाजित किया। और इन्हीं नियमों को हम यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के नाम से अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये नियम आपके यहाँ पर जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। दो नियम इन्होंने दिए हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। दोनों नियमों को अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि माइकल फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि जब किसी परिपथ में, ठीक है ना, मान लेते कोई परिपथ हो गया, जब किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और फिर विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको भी मैंने इसकी पिछले वाली क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, ठीक है ना, परिवर्तन की ऋणात्मक दर क्या होता है, ये तो ये बराबर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार बना लीजिए इस चीज को। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दल के बराबर होता है। और यही हमारा यहाँ पर फैराडे का प्रथम नियम कहलाता है यहाँ पर। ठीक। तो चलिए, इसकी कुछ हम यहाँ पास गणितीय व्यंजक है, गणितीय व्यंजक को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे तो ये हमारा जो फैराडे का नियम है ना, ये अच्छे से हमारे लिए बहुत आसान सा चीज बन जाएगा। देखिएगा, मान लेते हम यहाँ पर डेल्टा टी समय अंतराल में किसी परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या है, तो परिवर्तन हमारा होता है यहाँ पर डेल्टा फाइव बी। क्या परिवर्तन होता है, डेल्टा फाइव बी हमारा एक परिवर्तन वहां पर होता है। तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उस पर कार्य करेगा उसको हम यहाँ पर एक नए फॉर्म में इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखेंगे आप सभी यहाँ पर, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ई इक्वल होता है डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। यही क्या होता है कि जो समय होता है, जो समय होता है और चुंबकीय फ्लक्स में जो प्रेरित विद्युत वाहक का जो बल होता है, इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से एक नए फॉर्म में हमको यहाँ पर लिखना होगा। यदि परिपथ एक कुंडली के रूप में और जिसमें तार के फेरों की संख्या n है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अब हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो n क्या है यहाँ पर, तो यही हमारा जो है फेरों की संख्या होती है। मतलब तार में हम जो लपेटे रहते हैं ना, तार मतलब जो परिपथ में जो हमारा तार इस प्रकार से लिपटा होता है कुंडली के रूप में, ठीक है ना, तो उसी को हम यहाँ पर n से प्रदर्शित करते हैं। n से उसी को यहाँ पर डिनोट किया जाता है। कंफर्म यहाँ तक। तो देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम यहाँ पर फिर लिखेंगे इसी फॉर्म को। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है यहाँ पर, ई इक्वल माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हमारा यहाँ पर होगा। ये इसी को हम यहाँ पर इस प्रकार से नए रूप में फिर लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी अपने स्क्रीन पर, ई बराबर माइनस डेल्टा, डेल्टा को हमको यहाँ पर जो है अब कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक। और ये जो हमारा एन फाइव बी होता है ना, ये क्या है, तो यही जो है फ्लक्स की ग्रंथिका की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। क्या बताया मैंने आप सभी को कि जो चुंबकीय फ्लक्स का जो ग्रंथि संख्या होती है, ग्रंथिका की संख्या होती है, मतलब जिसको हम यहाँ पर एन फाइव बी बताते हैं, एवं इसका मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो इसका मात्रक आपको बताना है वेबर टर्न यहाँ पर होता है। फैराडे के प्रथम नियम को ही न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट रहेगा आप सभी के लिए यहाँ पर कि जो हमारा फैराडे का प्रथम नियम होता है, माइकल फैराडे का जो प्रथम नियम होता है, उसी को न्यूमैन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताइए कि न्यूमैन का नियम फैराडे के प्रथम नियम को कहा जाता है या फिर द्वितीय नियम को। तो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म करा दिया बिल्कुल। आप यहाँ पर अच्छे से बता सकते हैं कि जो फैराडे का प्रथम नियम होता है, इसी को न्यूमैन के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस का आगामी नोटिफिकेशन आप सभी को बिल्कुल समय पर मिलता रहेगा। ठीक है। तो एक बार चैनल को आपसे हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अब समझते हैं यहाँ पर कि फैराडे का यहाँ पर नियम की व्याख्या हम कैसे समझे। यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए कुछ व्याख्या हमारे लिए यहाँ पास रहेगा, जरूरी समझना है ना कि ये जो
फराडे का प्रथम नियम, मैंने आपको ये तो बता दी कि फराडे का प्रथम नियम क्या होता है और इसके लिए हम गणितीय व्यंजक कैसे यहाँ पर समझे करके। तो कुछ यहाँ पर बातें हैं एक व्याख्या के रूप में, उसको भी आपको यहाँ पर डीप में से समझना होगा। इसके लिए हमको क्या काम करना होगा, तो इसके लिए आपको बता दूं यहाँ पर एक चुंबक वह एक यहाँ पर हम कुंडली लेते हैं। कुंडली मतलब इस प्रकार से तारों की संख्या वाला लिपटा हुआ, ठीक है ना। जब हम कुंडली को चुंबक से दूर रखते हैं तो कुंडली में क्या होता है, तो कुंडली में से चुंबक की फ्लक्स रेखाओं की संख्या गुजरती है। क्या मैंने बताया आप सभी को यहाँ पर कि हम जब कुंडली को चुंबक से दूर रखते हैं तो कुंडली में से चुंबक की फ्लक्स रेखाओं की संख्या गुजरती है। यदि हम कुंडली को चुंबक में से किसी एक की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, अब देखिए परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर समझना आप सभी को यहाँ से। तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब जैसे ही क्या होगा, फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसकी संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसकी संख्या बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स में यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो ये आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रख लेंगे कि जब फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी बढ़ती है, उसमें वृद्धि होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि हमको नजर होता दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए इस फिगर के माध्यम से आप समझते हैं। ये क्या हमारा एक चुंबक हो गया, इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा चुंबक हो गया, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा कुंडली हो गई, इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप सभी अपनी स्क्रीन पर, ये हमारा कुंडली हो गया। जब इस कुंडली को हम इसके समीप लाते हैं, इसके समीप लाते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या है, जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या ये काफ़ी जो बढ़ जाती है। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम दूर ले जाते हैं, इसको हम दूर ले जाते हैं, तब इसमें क्या होता है, इसकी जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या है अब इसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है, जब हम दूर ले जाते हैं तब हमारा उसमें फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी आता है, जब हम नज़दीक ले जाते हैं तब उसमें वृद्धि होता है यहाँ पर साहब। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। जैसे कि हमने आपको अभी चित्र के माध्यम से स्पष्ट करा दिया है कि कुंडली को जब चुंबक से दूर ले जाते हैं तो फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या होती है, घटती है। जब कुंडली को चुंबक के नज़दीक ले जाने पर तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इसकी संख्या बढ़ती है। इन दोनों ही दशाओं में कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। चुंबक को जितनी तेजी से आगे पीछे हम आप चलाएंगे, ठीक है ना, चुंबक को जितनी तेजी से, जितना ज़्यादा हो सके हम आगे पीछे तेजी से चलाएंगे, फ्लक्स की दर उतना ही अधिक परिवर्तन होगा, उतना ही दर अधिक इसका बढ़ेगा, कमी नहीं आएगा, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक उत्पन्न यहाँ पर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इन सारी चीज़ों को। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फराडे का द्वितीय नियम यहाँ पर क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर टॉपिक रहेगा कि फराडे का द्वितीय नियम क्या है, क्योंकि यही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा जो है सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारक के विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से थोड़ा हम क्या है काफ़ी उलझने पड़ते भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पास अच्छे से एक बार कंफर्म करा दूं कि किसी भी यदि हम परिपथ की बात करते हैं तो परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है अथवा जो प्रेरित धारा की दिशा होती है ये सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण के विरोध करती है जिसके कारण ये क्या ये स्वयं उत्पन्न हुई है यहाँ पर, ठीक ना। और इसी को हम यहाँ पर फराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। और फराडे के द्वितीय नियम को यहाँ पर भी लेंज का नियम भी कहा जाता है। लेंज का नियम मैं आने वाले क्लास में आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फराडे का प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप न्यूमैन का नियम बताएंगे। वहीं आपसे ये पूछा जाएगा कि फराडे का द्वितीय नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पर लेंज का नियम बताएंगे। किसका नियम बताएंगे, लेंज का नियम यहाँ पर बताएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में अच्छे से रखना होगा। और एक बात और, जो लेंज का नियम होता है ना, ये किस पर आधारित है, तो ये जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। जो लेंज साहब ने नियम दिया था जिसको हम लेंज के नियम के नाम से जानते हैं, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये आधारित है, उसी सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो ये तो हो गया हमारा आज की एक बेहतरीन क्लास। आशा है आप सभी को हमारी ओर से आज की क्लास बेहद पसंद आएगा, ठीक है। तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे इस यूट्यूब चैनल का परिवार का हिस्सा जरूर बने, और अधिक से अधिक आज की क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। सो लव गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने प्यार भरे कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में दें।